बेसिकली सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा, मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी। कि सबसे बड़ा पहला सौभाग्य ये था कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य करवीर कोल्हापुर मेरा जाना हुआ था। और इट वॉज माई फॉर्चुनेट मूवमेंट कि हम लोग 3 घंटे उनके साथ थे। उस समय उन्होंने मुझे पंचांग पढ़ने का बोला था कि आप बताइए पंचांग पढ़ के आज का क्या दिन है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है। और उन्होंने एक सवाल रखा था मेरे सामने, प्रश्न कुंडली। और मैं काफ़ी हद तक मैंने उनको थोड़ा गड़बड़ हुई थी, परंतु काफ़ी हद तक मैंने सही जवाब दिया था। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की और उसके बाद हम लोग 5-6 जन एक साथ थे, तो उन्होंने बाद में हमें आधान कुंडली के बारे में काफ़ी सारा समझाया। वो 3 घंटे में उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम पंचांग के बारे में, मुहूर्त के बारे में सीखे। और बाद में 1 महीने बाद जिनके साथ मैं गई थी, जो गुरुजी के साथ गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे आशीर्पत्र प्रदान किया कि गुरुजी ने, आदि शंकराचार्य जी ने ये आपके लिए भेजा है। और इट वाज सो फॉर्चुनेट मूवमेंट कि उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये पूर्णतः पूरे विश्व में ज्योतिष और वास्तु का प्रसार करने हेतु हम हिंदू धर्म की तरफ से आपको अनुमति दे रहे हैं और आप ज़रूर इसका प्रसार करें। और गए साल मीताबेन, जब हम अमृतसर गए हुए थे, तो ऑल ऑफ अ सडन विदाउट नोवेयर मेरी एक होटल में, जहाँ पर दलाई लामा जी भोजन करने पधारे थे और हम लोग भी फॉर्चुनेटली बोलो या तो कोइंसिडेंटली बोलो वहीं पर थे चाय पीने के लिए। और उनके साथ 1 घंटा बिताने का मुझे गए वर्ष में मौका मिला। तो उनको भी मैंने बताया मैं ज्योतिष में रुचि रखती हूँ, उनके भी मुझे आशीर्वाद मिले हैं। क्या होता है, पढ़ाई के अलावा जब हमें ऐसे गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त होते तो हमें हमारा जीवन ज़्यादा धन्य लगने लगता है कि सीखते तो हम हमेशा है, जीवन भर सीखते रहेंगे। और आप जैसे लोग कि हमेशा हमें आगे लाने की कोशिश करते हो। मैं बहुत ज़्यादा आपके इस प्रयास को बहुत ज़्यादा मन से प्रभावित हूँ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी। हाँ। नवमांश कुंडली एक डिविजनल चार्ट है जिसे हम वर्ग कुंडली बोलते हैं। हमारी जो मुख्य कुंडली रहती, जिसे हम जन्म कुंडली या तो क्षेत्र कुंडली के नाम से जानते हैं, जब हम जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, तो पूर्व क्षितिज में जो उदित होती है राशि, जो नवमांश उदित होता है, उस अनुसार हमें हमारी कुंडली और उसके ग्रह प्राप्त होते हैं। वो बेसिक हमारी कुंडली होती है जिसमें सभी प्रकार के सभी को 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह से हम लोग जन्म लेते हैं। परंतु जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये ग्रहों की और स्थिति उत्तम है, या तो इसमें कितना बल है, या तो फिर इसका स्ट्रेंथ कितना है, ये हमें किस प्रकार का परिणाम देगा और किस प्रकार से हमें ये मदद करेगा, तो हर एक ग्रह का जो डीप अध्ययन है, तो उसको हम लोग नवमांश कुंडली में जाकर उसका हम लोग जरूर अध्ययन कर सकते हैं। जो विंशोपक बल है, एक ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसी मुख्य 6 वर्ग कुंडलियां हैं जिसमें से लग्न कुंडली को प्रथम स्थान दिया गया है और जो नवमांश कुंडली है उसको द्वितीय स्थान दिया गया है। और वैसे तो 16 वर्ग कुंडलियां होती, 16 कुंडलियां होती है, परंतु नवमांश कुंडली जो है उससे हम लोग जरूर जान सकते हैं कि हमारे हर एक ग्रह का मजबूताई कितना है और किस अनुसार बैठे। कई बार मीताबेन हमें ऐसा लगता है कि मेरा तो उच्च का गुरु है कुंडली में, कर्क राशि का गुरु है, तो मुझे तो बहुत अच्छे फल मिलने चाहिए। कोई भी हम किसी को चार्ट दिखाते तो तुरंत हमें बता देते, अरे वाह आपका तो राजयोग है, आपकी कुंडली में आपका तो कर्क राशि में गुरु है, या तो आपका मीन राशि का शुक्र है, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। परंतु सामने वाला हमें बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसों की तंगी है,
या तो मुझे संतति प्राप्त नहीं हुई है, मेरा गुरु बलवान है। देखो, गुरु तो संतति का कारक है, गुरु संपत्ति का भी कारक है, फिर भी वो हमें हिस्ट्री देता है कि नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस समय जब हम नवमांश कुंडली मीताबेन देखते हैं उसमें कि भाई ये गुरु की नवमांश में क्या स्थिति, वो तो हम देखें कि ये गुरु क्यों इनको फलित नहीं हो रहा है, या तो ये शुक्र इनको फल क्यों नहीं दे रहा है। उस समय हम देखते हैं कि नवमांश में शायद ये गुरु शत्रु राशि में चला गया है, या तो फिर नवमांश में ये नीच का हो गया है यह गुरु, इसीलिए वो हमें पूर्णतः फल प्रदान नहीं करता है। तो इसीलिए ये ही कुंडली का बहुत बड़ा महत्व ज्योतिष शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अभी जैसे हमने नवमांश का अभी इंट्रोडक्शन देखा, उसी प्रकार पहले तो नवमांश कुंडली बनाने की विधि, अभी तो सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, तो हम लोग तुरंत जैसे ही सॉफ्टवेयर खोलते तुरंत नवमांश कुंडली सामने आती है, D60 चार्ट आ जाता है, D45 आ जाता है, सभी डिविजनल चार्ट आते हैं। परंतु जब तक हम उसका गणित नहीं सीखते हैं, जब तक हम कुंडली कैसे बनानी है नवमांश कुंडली, तब तक हमारा वो प्रयास अधूरा गिना जाएगा। क्योंकि आपको अगर बेसिक ही पता नहीं है तो आप उसको आगे रीड नहीं कर पाओगे। तो एक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारी जो कुंडली 12 भावों से बनी हुई है और एक कुंडली 30 डिग्री की बनी हुई होती है, यानी कि एक भाव कुंडली का जो है वो 30 डिग्रीज का है। तो 12 गुणिले अगर 30 करेंगे तो 360 डिग्री वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अभी ये जो 30 डिग्री है, अभी ये जो 30 डिग्रीज है, उसको हम 9 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 9 भागों में जब हम इसको विभाजित करते हैं तो एक भाग 3 डिग्री 20 कला का हमें मिलता है। ठीक है, तो 9 इंटू 3.20 आप करोगे तो आपकी 360 डिग्रीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भाई कौन सा ग्रह है वो कौन से नवमांश में जाने वाला है। जैसे कि आपके कुंडली में अगर ग्रह मूवेबल साइंस में है, यानी मूवेबल साइंस कौन सी है, तो 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां बोली गई है। ठीक है, अगर आप इसको काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखोगे तो ये 1, 4, 7, 10 बीचों बीच आएगी। अगर आप मेष राशि की कुंडली बनाओगे तो 1 नंबर फर्स्ट हाउस में आएगा, 4 नंबर फोर्थ हाउस में आएगा, 7 नंबर 7th हाउस में आएगा और 10 नंबर जो है 10th हाउस में जाएगा। तो आपकी कुंडली में अगर जो भी ग्रह मेष राशि में, सिंह राशि में या तो धनु राशि में मौजूद है तो नवमांश में उसकी स्थिति, प्रथम उसका नवमांश मेष राशि से ही शुरू होगा। क्योंकि मेष राशि के त्रिकोण में आपकी कौन सी राशि आती है, इन ट्राइन ऑफ एरीज साइन देयर कम्स लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, तो इस तीनों में जो भी आपके ग्रह है उसका प्रथम नवमांश एरीज से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में अगर जल तत्व की राशि में कोई भी ग्रह है, जो कि जल तत्व की राशियां कौन सी है, वाटरी एलिमेंट, यानी कैंसर साइन है, स्कॉर्पियो साइन है और पाइसेस साइन है। अगर इन तीनों राशि में आपके कुंडली में ग्रह मौजूद है तो नवमांश कुंडली में उसका प्रथम नवमांश जो है कर्क राशि से ही शुरू होगा, चाहे वो स्कॉर्पियो में हो या तो फिर पाइसेस में आपका कोई भी ग्रह हो। उसी प्रकार से अगर वायु तत्व राशि यानी कि 3, 7, 11 मिथुन राशि है और लिब्रा साइन है जिसको हम तुला राशि बोलते हैं और कुंभ राशि, इसको वायु तत्व की राशियां बोली गई है। उसमें अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह विराजमान है तो नवमांश कुंडली में उसका प्रथम नवमांश जो होता है, क्योंकि 9 नवमांश है, प्रथम नवमांश जो होता है वो तुला राशि से ही आपको शुरू करना है। और लास्टली अगर आपकी कुंडली में स्थिर राशि में कोई ग्रह मौजूद है, अभी स्थिर राशियां कौन सी है, तो 2, 6 और 10, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। अगर आपके कुंडली में इन तीनों राशियों में कोई ग्रह विराजमान है तो नवमांश की स्थिति हमेशा मकर राशि से ही गिनी जाती है, तो ही आप सही नवमांश बनाते जाओगे। फिर मकर राशि, उसके बाद कुंभ राशि और अंत में उसकी स्थिर राशि से ही उसका अंत होता है। ठीक है, यानी मकर से स्टार्ट होगा और कन्या में। अभी आपने पूछा कि मैरिज से इसका कनेक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो हर एक वर्ग कुंडली का, मीता जी, हर एक वर्ग कुंडली का एक
सूक्ष्म रूप दिया गया है अगर आपको किसी भाव का वाचन करना है। ठीक है, जैसे कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक, मेरे अंदर के गुणधर्म, मेरा स्वभाव, मेरा स्किन टेक्सचर, मेरे बालों का कलर कैसा होगा, मेरी शरीर यष्टि कैसी होगी, अगर ये मुझे देखना है तो मैं लग्न कुंडली देखूंगी, फर्स्ट हाउस ऑफ माय लग्न कुंडली। उसी प्रकार से सामने वाला यानी 7th हाउस, यानी कि मेरा स्पाउस, मेरा पार्टनर, मेरे बिजनेस के पार्टनर, नॉट ओनली मैरिज पार्टनर, मेरे व्यवसाय के पार्टनर, मेरी पब्लिक में इमेज कैसी होने वाली है, 4 लोग मुझे कैसे पहचानते हैं, यह हम सप्तम भाव से देखते हैं। और जब मुझे सप्तम भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना है, यानी कि व्हेन आई वांट टू एनालाइज माय 7th हाउस वेरी डीपली, उस समय मैं नवमांश कुंडली की तरफ जाऊंगी, क्योंकि नवमांश कुंडली को सप्तम स्थान का सूक्ष्म भाव बोला गया है। इसीलिए बोलते हैं नवमांशाते कलत्र सुखम। कलत्र सुखम यानी कि आपके जोड़ीदार का, आपके भागीदार का, आपके साथीदार का सुख आपको कैसा मिलने वाला है, यह हम नवमांश कुंडली से उसका अध्ययन कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब पहले ऐसा ही था कि भाई सिर्फ शादी का सुख देखना है तो ही नवमांश देखो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पूरे हमारे जीवन की रचना, हमारे जीवन के जितने भी इवेंट्स हैं, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, हो चुके हैं और अभी घटित हो रहे हैं, उस सब के बारे में हम लोग जरूर नवमांश कुंडली से हम लोग उसका बरोबर तारण निकाल सकते हैं कि इसका कैसे क्या होने वाला है। सो दैट इज द मोस्ट यूजफुल टूल इन प्रेडिक्टिंग वंस मैरिज टाइमिंग। किसी का शादी का विवाह काल निर्णय तय कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग विवाह कब हो सकता है वो तय कर सकते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में विवाह होने की कितनी संभावनाएं हैं। कई व्यक्तियों के जीवन में मिताजी विवाह की संभावना ही नहीं होती है। वो 35-40 साल के होते, अभी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए इतने लोग आते, इतने आतुर होते हैं शादी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी कुंडली में योग ही नहीं बन पाते हैं। वो कितना भी प्रयास कर ले लेकिन नहीं होता। इसको फिर हम बोलते कि ये कर्म गति है, हमारे कर्म अनुसार हमें फल मिलता है। या तो शादीशुदा होके भी उनको जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजंस। इसीलिए नवमांश कुंडली देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। D9 चार्ट में देखो हर एक जगह पे अलग अलग उसके क्या बोलते कयास निकाले गए हैं। कई लोग बोलते हैं कि 32वें साल में आपकी नवमांश कुंडली एक्टिवेट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम जन्म लेते इसका मतलब हमारे ग्रह एक्टिवेट हो गए। ये इतना सीधा और सिंपल है। हम जैसे ही पैदा हुए उसी समय हमारा चंद्र एक्टिवेट हो गया। चंद्र यानी हमारा मन, हमारे इमोशंस। हम रोने लगते हैं, हम रोते हैं जब पैदा होते हैं। इसका मतलब तुरंत आपका चंद्र और शुक्र वहाँ एडमिट हो गए आपका शरीर में, और आप तुरंत हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं या स्माइल करते हैं। आप विदाउट एनी रीजन भी, हम छोटे बच्चों को देखते हंसते रहते हैं, वो हाथ पैर हिलाते। इसका मतलब हमारे पूरे जीवन में जन्म से लेकर हमारे अंत समय तक हर एक कुंडली एक्टिवेट ही होती है। उसका कोई वर्ग कुंडली से कनेक्शन है। हाँ, अगर आप महादशा की बात बोलोगे तो महादशा में आप पर्टिकुलरली उसको एज में बाइंड कर सकते हो कि भाई इस उम्र में अगर आपकी ये महादशा चल रही है तो शायद ये उम्र में आपका ये इवेंट पॉसिबल हो सकता है। अभी प्रोफेशन ऑफ अ स्पाउस से पहले हम एक बात करेंगे कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो सप्तमेश है मूल कुंडली का, यानी कि लग्न कुंडली का जो आपका 7th लॉर्ड है, वह नवमांश में कहाँ जाकर बैठा है, कौन सी राशि में जाकर बैठा है, और मूल कुंडली में वो कौन से नक्षत्र का है। ठीक है, उस अनुसार आपके जो जीवन साथी है उसका आप बोलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक, या तो उनका बाह्य स्वरूप आप ज़रूर जान सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि मूल कुंडली में अगर आपका 7th लॉर्ड सूर्य बन रहा है, सूर्य,
और वह नवमांश कुंडली में अगर सिंह राशि में जाके बैठा है तो हम क्या बोलेंगे, ये तो खुद की साइन में जाके बैठ गया, सूर्य लियो में ही जाके बैठ गया नवमांश में, तो हम क्या बोलेंगे, इसका पति जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी होगा, गवर्नमेंट से कनेक्टेड रखता होगा, पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रखता होगा, थोड़ा सा ईगो इश्यूज होंगे, फॉल्स प्राइड भी हो सकता है, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, और पावरफुल और हमेशा लीडरशिप की कामना रखने वाला हो सकता है। अब आपने क्या देखना है कि आपका सप्तमेश नवमांश कुंडली में जहाँ पर भी पॉजिटेड है, जो भी हाउस में, वहाँ से आप 10वां हाउस देखिए। क्यों मैं 10वां हाउस बता रही हूँ, क्योंकि 10th हाउस जो है वो हमारा प्रोफेशन का कारक है। दशम भाव हमारा कर्म स्थान बोला गया है। तो आपका सप्तमेश से दशम भाव में कौन सी राशि आती है, अगर कोई ग्रह वहाँ पर बैठे हैं तो आप उसको देखिए, और उस अनुसार आप अपने स्पाउस की या तो अपने पार्टनर का आप कौन से प्रोफेशन में होगा वो डिराइव कर सकते। जैसे कि किसी के सप्तमेश से दशम स्थान में अगर मंगल की राशि या तो मंगल बैठा है तो आप बोल सकते, हो सकता है टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होगा आपका स्पाउस, या तो इलेक्ट्रिकल से होगा, क्योंकि मंगल केमिकल का कारक है, इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, दवाइयों का कारक है। अगर वो जल तत्व राशि में जा रहा है तो मोस्टली फार्मेसी से रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर अगर शनि है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर, या तो फिर गुरु की राशि में अगर शनि विराजमान है तो हो सकता है लीगल से रिलेटेड हो सकता है। परंतु इसके लिए हमें कुंडली देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक बन जाता है। हम ये रफ आइडिया दे सकते हैं कि क्या हो सकता है, बट वी हैव टू जज अ चार्ट वेरी एक्यूरेटली फॉर दैट। केतु जब भी प्रथम भाव में आता है तो व्यक्ति को बहुत सारा मूडी और थोड़ा वियर्ड पर्सनालिटी बना देता है। वियर्ड इन द सेंस, ये लोग बहुत ज़्यादा मन मानी करने वाले लोग होते हैं। और जब इन्होंने बताया कि नवम स्थान में गुरु है, यानी कि सिंह राशि में गुरु चला गया। अब आप इसकी गुरु की पोजीशन D9 चार्ट में देखिए, तो इन्होंने बताया कि D9 चार्ट में गुरु ही नवमांश उदित सेजिटेरियस हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कर्क राशि में गुरु चला गया है नवमांश कुंडली में, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसका जो नवमांश है, तो इनको हमेशा शायद इनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आता होगा इस व्यक्ति को। आप इनसे पूछ लीजिए इनको स्टडीज में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हो सकता है तो इनको क्या होता है कि अष्टम भाव, मीताबेन, अष्टम भाव ये हम लोग बोलते हैं कि दैट इज अ ब्लैक होल। अष्टम भाव यानी कि हाँ, दैट इज अ ब्लैक होल। वेरी नाइस। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो गुरु का जो भी कारकत्व है उसमें किसी एक में इसको कमी दिखाई देगी, क्योंकि जब भी जुपिटर अष्टम स्थान में चला जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर उसको पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी मिली तो हो सकता है उसको स्ट्रीम चूज करने में, या तो फिर जब इसकी शादी होगी तो संतति में, या तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा हिंडरेंस का सामना करना पड़ेगा। परंतु ये कुंडली में गुरु लग्नेश होके उच्च का बैठा है अष्टम भाव में, ठीक है। तो ये इसको खुद को कभी कभी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पढ़ाई में अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ पर भी बैठता है उस भाव को वो बहुत ज़्यादा वाइडन कर देता है, यानी वो भाव की वृद्धि करता है। और सेकेंड थिंग, स्थान हानि करे जीवा, जीव यानी कि गुरु है, स्थान हानि कि जिस स्थान में गुरु बैठता है उस स्थान का थोड़ा बहुत कहीं पर तो वो हानि करता है। जुपिटर और एनी प्लैनेट कैन नॉट गिव यू ऑल 100% फ्रूट्स एनी टाइम। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन वो पूछना पड़ेगा कि इनका प्रश्न क्या है। लेकिन अष्टम भाव में गुरु एक बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर देता है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी देता है, लेकिन सीनियर्स के साथ में इनका कहीं ना कहीं थोड़ा लगाव भी देता है, कभी थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स दे देता है बड़ों के साथ में।
और ऐसा हमारे शास्त्रों में बोला गया कि जिनका गुरु अष्टम भाव में चला जाता है, उन्होंने गत जन्म में किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान किया है, इसीलिए उनको ये जन्म में गुरु अष्टम भाव में मिला है, तो उन्होंने गुरु की बहुत ज़्यादा आराधना करना जरूरी बन जाता है। अभी टॉरस असेंडेंट है तो 7th हाउस में आ गया स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि आ गई। वृश्चिक का चंद्र यानी नीच का चंद्र हो गया, पहले वो देखो। परंतु एक चीज इसमें अच्छी है कि वृश्चिक लग्न में शनि यह योग कारक ग्रह माना गया है, ठीक है। तो शादी तो होगी, परंतु जो विष योग की इन्होंने बात की है, शनि और चंद्र जब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो विष योग की निर्मित क्यों करते हैं, इसको विष योग क्यों बोला गया है। तो जो चंद्र है वो पानी का कारक है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट, इसीलिए हम लोग उसको चंद्र के साथ जोड़ते हैं। और शनि कौन है, तो शनि बहुत ही विरक्त और सूखा प्लैनेट है, ड्राई, ठीक है। तो शनि क्या करता है, इतना सूखा है, इसके लिए चंद्र का जितना पानी है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये क्या होता है कि चंद्र सूख जाता है, चंद्र यहाँ सिकुड़ जाता है, ऊपर से यहाँ चंद्र नीच का है, तो ये जरूर विष योग का फल देगा। लेकिन कौन से अनुसार देगा, तो सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी आपका फ्रूट्स है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स दे सकता है। हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ योर पार्टनर कैन बी लो, शादी तय होने में मुश्किलें हो सकती है, इनको लगातार कफ या सर्दी के प्रॉब्लम हमेशा रह सकते हैं, इनके पार्टनर को रह सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। बट इन शॉर्ट विष योग ये जीवन भर रहता ही है, परंतु जब जब शनि और चंद्र की दशा अंतरदशा इनके जीवन में आएगी और मंगल की, क्योंकि ये मंगल की राशि में बैठे, तब उस फेज में इनको जरूर कुछ ना कुछ अनुभव मिलेंगे उस प्रकार के। बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा इनका कुछ इनको देगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ अभी ठीक हो, अभी ठीक है, हाँ वो हाँ सॉरी वो गुरु की रेमेडीज होती है, वही रेमेडीज उन्होंने करनी है। डेबिलिटेटेड गुरु की कोई अलग उपाय होते ऐसा कुछ नहीं है, गुरु तो गुरु ही रहने वाला है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है, और सबसे बेस्ट अगर मंत्र पठन करना है वो है ओम नमो भगवते वसुदेवाय। इसका 108 मंत्र रोज के बोलने हैं सुबह को, और यह 108 दिन तक लगातार बोलते जाइए। काफ़ी इनको गुरु से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स है उसमें राहत मिल सकती है। उसके अलावा गुरु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे चने की दाल हो गई, पीले रंग के वस्त्र हो गए, पीले रंग के फूल हो गए, आप उसको मंदिर में जाके चढ़ाइए। आप नीडी और पुअर लोगों को खाना खिलाइए। गुरुद्वारा जब भी अभी खुल जाते हैं लॉकडाउन के बाद में, मंदिर जब खुल जाएंगे, ज़रूर वहाँ जाकर सेवा दीजिए। और उसमें आशा मत रखिए कि मुझे वापस में कुछ मिलना चाहिए। जब ये आशा से, जब ये भाव से आप करोगे तो ज़रूर आपका जुपिटर सुधरेगा। गजकेसरी योग का आपको योग समझना चाहिए। गजकेसरी योग जब चंद्र और गुरु एक साथ होते तो नहीं बनता। ये हम लोगों ने ऐसे ही मतलब कुंडलियाँ पढ़ते पढ़ते ये योग ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग सबने बना दिया है। गजकेसरी योग हमेशा जब चंद्र और गुरु एक दूसरे से जब केंद्र भाव में होते, यानी कि व्हेन दे आर 410 टू ईच अदर, उसी समय गजकेसरी योग की निर्मित होती है। दूसरी बात, गज का मतलब होता है एलिफेंट, हाथी, और केसरी का मतलब होता है लायन, यानी कि शेर, सींग। तो अभी मुझे बताइए, दोनों ही जंगल के बहुत ही पावरफुल प्राणी है, और जब भी कोई प्लैनेट एक दूसरे से 410 में जाता है तो संघर्ष योग की निर्मित करता है। जिनको भी गजकेसरी योग कुंडली में है, उनको हमेशा संघर्ष के बाद उनके चार्ट में सिर्फ पॉजिटिव बात यही होती है गजकेसरी योग की स्पेसिफिकली, कि संघर्ष तो होगा लेकिन उसका फल इनको अच्छा लास्ट में मिलता है। और जिनको गजकेसरी योग नहीं है, उनको काफी समय तक संघर्ष करके फल मिलने की राह देखनी पड़ती है।
और अगर नवमांश में अगर ये गजकेसरी योग टूट गया है, यानी कि वो नहीं बन रहा है, तो इस लग्न कुंडली का गजकेसरी योग का उतना फलित उनको देखने नहीं मिलेगा। ट्रैवल्स के लिए अच्छा है, लेकिन 4th हाउस में मून गया इसके लिए। थैंक यू। जब भी सप्तम भाव यानी हमारे शादी का भाव है, यह तो अब तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। सप्तम भाव में जब पाप ग्रह आते हैं, पाप ग्रह का मतलब सभी ग्रह पुण्यवान है मिता जी, हमारे कर्मों से हमने उसको पापी बना दिया है, क्योंकि ग्रह नहीं तो हम ग्रह देवता का पूजन ही नहीं करते थे, ठीक है। पहली बात तो ये है, परंतु हमारे धर्म और कर्म अनुसार हमें जो इस जन्म में जो ग्रह प्राप्त हुए हैं, उस अनुसार अगर सप्तम भाव में बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट जैसे कि मंगल, जिसको हम लोग मंगल दोष मानते हैं, केतु जिसको हम लोग डिटैचमेंट का कारक मानते हैं, केतु यानी कटिंग ऑफ, केतु यानी अपने साथीदार से दूर रहना। इसका मतलब डिवोर्स होना नहीं होता है, हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो ट्रैवल्स के काम में हमेशा ही बाहर रहता हो, कामकाज में, अवे फ्रॉम यू, ठीक है। अगर आपके कुंडली में केतु सप्तम भाव में है, परंतु अगर गुरु बलवान है आपकी कुंडली में, अच्छा है, और सप्तमेश या तो सप्तम भाव को देख रहा है, तो जरूर ये शादी नहीं टूटेगी। सप्तमेश अगर पाप ग्रह है और सप्तम भाव के आसपास, यानी कि सप्तम भाव के आसपास के घर, यानी कि बीच में सप्तम भाव है, उसके पीछे वाला घर यानी कि 6th हाउस हो गया, उसके आगे वाला घर यानी कि 8th हाउस हो गया। अगर छठा भाव और 8वें भाव में पाप ग्रह मौजूद है, यानी कि केतु और मंगल जैसे ग्रह है, तो सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आता है। कर्तरी यानी कि क्या, कैंची। कर्तरी का मतलब ये होता है कटिंग। और जब बीच के भाव में आसपास में अगर पाप ग्रह, स्ट्रॉन्ग ग्रह आ गए, शनि आ गया, रवि आ गया, यानी सूर्य आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, तो क्या करेगा, ये सप्तम भाव को वो लोग श्रिंक कर देते, कैंची लगा देते। तो उस समय पति पत्नी में या तो भागीदार में थोड़े से क्लैशेस होते हैं और संभावना है डिवोर्स की बढ़ जाती। पर कब बढ़ती है, क्योंकि ये तो आपका जन्म से आपको मिला है ग्रह, तो जब पैदा हुए जब भी मंगल केतु वही रहने वाले हैं, और अंत में भी मंगल केतु। जब भी उसकी दशा आएगी, जब उसके ऊपर से पाप ग्रह का भ्रमण होगा, उस समय दोनों में काफी बोलचाल या तो ऐसा कुछ बढ़ जाएगा कि जिसके कारण उनको सेपरेशन टोटली, या तो सेपरेटेड अंडर वन रूफ, एक ही घर में रह के भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसमें हमें पूरा चार्ट देखना जरूरी बन जाता है। अभी जहां तक सूर्य और बुध का सवाल है, दोनों अच्छे प्लैनेट है, पर जब राहु आ जाता है तो सूर्य के साथ राहु ग्रहण दोष बना देता है, जिसको हम लोग पितृदोष के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड थिंग, ये सप्तम भाव से छठा भाव है, जो 12वां भाव है हमारी कुंडली का, अगर नवमांश में भी ये स्थिति बन रही है, या तो D1 में भी ये स्थिति बन रही है, तो हमारा जो 12वां भाव है, इसको शैया सुख का भाव बोला गया है। यानी कि हाउ विल बी योर बेड प्लेजर्स, आपको प्लेजर कैसा मिलेगा, क्योंकि पति पत्नी का जो एक सहवास होता है वो इससे ही शुरुआत होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है, आपका वंश आगे बढ़ता है। अगर दोनों में किसी प्रकार का अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उनकी शादी ज्यादा नहीं टिकती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ये हमें रियलिटी एक्सेप्ट